नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। RO ARO की क्लास में आज हम सभी पढ़ेंगे कि RO ARO के सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में क्या सिलेबस है, कितने नंबर का सिलेबस है और कितने नंबर में क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर हम स्टार्ट करें कि सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा RO ARO में समय जो दिया जाएगा 1 घंटे का दिया जाएगा और प्रश्न कितने होंगे, 60 प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक 60 का होगा। अब इसके अंतर्गत अगर इनके सब्जेक्ट का बात करें, सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में पहला जो है सामान्य हिंदी में पहला जो चैप्टर है वो है विलोम का, जो कि 10 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द के आएंगे। दूसरा पार्ट है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का, जिसमें से 10 क्वेश्चन आना फिक्स है। अनेक शब्दों के एक शब्द जो होंगे वो भी 10 आएंगे। तत्सम एवं तद्भव जो हैं वो भी 10 आएंगे, पूछे जाएंगे। विशेष से और विशेषण के परिप्रेक्ष्य में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पर्यायवाची शब्द भी 10 नंबर के आएंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कुल कितने प्रश्न हो गए, 60 प्रश्न हो गए और ये 60 प्रश्न 60 नंबर के होंगे। ठीक है। अब बेकार का समय न खराब करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कि वाक्य शुद्धि क्या है। ठीक है। किसकी बात करेंगे, वाक्य शुद्धि की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वाक्य क्या है। अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य है शब्दों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो इसमें शब्दों का एक सार्थक समूह निश्चित किया गया है। ठीक है। अब अगर हम शुद्धि की बात करें, और तो शुद्धि का मतलब जो व्याकरण रूप से शुद्ध हो। ठीक है। और अब समझें कि वाक्य शुद्धि क्या है। तो वाक्य के विकारों को निकाल कर त्रुटि रहित करना, ठीक है, अशुद्धि रहित करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं वाक्य शुद्धि। अब बात आती है कि RO में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो इसमें जो प्रश्नों का प्रकार होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहला ऑप्शन में ये पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। दूसरे तरीके का अगर प्रश्न देखें तो दूसरे तरीके का प्रश्न ये हम कह सकते हैं कि कौन से शुद्ध वाक्य नहीं है। और तीसरा प्रश्न हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। और चौथा प्रकार देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उसका उत्तर अपने परिप्रेक्ष्य में दीजिएगा। अब आगे की ओर चलें कि वाक्य में अशुद्धियों का प्रकार कितने प्रकार का होगा। तो अगर प्रकार के बारे में हम समझें तो वाक्य में जो अशुद्धियों का प्रकार होगा वो 2 प्रकार से होगा। एक पद संबंधी अशुद्धि होगी, दूसरा पदक्रम संबंधी अशुद्धि होगी। अब पद संबंधी अगर अशुद्धियाँ देखें तो किस प्रकार से अशुद्धियाँ हो सकती हैं। वचन के आधार पर हो सकता है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग की बात करेंगे। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो वचन में 2 ही चीज़ें होंगी, एक वचन में होगा या तो बहुवचन में होगा। दूसरा जो पद संबंधी अशुद्धि है वो कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है। तीसरा क्रिया संबंधी अशुद्धि हो सकती है। चौथा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो सकती है। पांचवा संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो सकती है। और छठा अनुपयुक्त संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। सातवां अनावश्यक अशुद्धि हो सकती है। ठीक है। अब पदक्रम का मतलब है वह क्रम जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होता है, वो पदक्रम संबंधी शुद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है। अब आइए हम विभिन्न प्रकार के नियमों को डिटेल से अध्ययन करें ताकि हमारे हिंदी की समझ हमारे अंदर डेवलप हो सके, विकसित हो सके। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करें। अगर हम पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ देखें तो इसके लिए नियम 1 बनाया गया है कि किसी वाक्य के प्रारंभ में यदि कर्ता का प्रयोग किया जाए एवं अंत में क्रिया का प्रयोग हो तथा यदि वाक्य में कर्म का भी प्रयोग हो, तब उस समय जो कर्म है वह क्रिया के ठीक पहले
प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक उदाहरण देखें कि शुभम फल खाता है, तो शुभम तो कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और फल क्या है, कर्म। तो आप देख रहे हैं क्रिया के पहले क्या आया है, फल। ठीक है, जैसे बात करें कि राम खाता है संतरा। ठीक है, तो संतरा क्या है, कर्म है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, राम संतरा खाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलें, अपवाद संबंधी बात करें। अगर अपवाद में बात करें तो यदि वाक्य में कर्ता कर्ता का विस्तारक प्रयोग किया जाए तो कर्ता से पहले, ठीक है, कर्ता विस्तारक का प्रयोग किया जाना चाहिए। कर्ता विस्तारक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक अगर हम अपवाद में एक अशुद्ध शब्द देखें कि शुभम जो संदीप का मित्र है फल खाता है। शुभम जो संदीप का मित्र है वह क्या खाता है, फल खाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कर्ता विस्तारक की बात करें तो कर्ता विस्तारक होगा संदीप का मित्र, और शुभम क्या होगा, शुभम होगा कर्ता। ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा कि अगर कर्ता विस्तारक का प्रयोग हो तो कर्ता विस्तारक कर्ता से पहले प्रयोग किया जाएगा। तो इसका शुद्ध संबंध क्या होगा कि संदीप का मित्र शुभम क्या खाता है, फल खाता है। तो शुभम आप जान रहे हैं क्या है, कर्ता है, और शुभम के पहले एक प्रयोग किया जा रहा है संदीप का मित्र, ये क्या है, कर्ता विस्तारक है। ठीक है, कौन सा विस्तारक है, कर्ता विस्तारक। तो नियम क्या बना कि कर्ता विस्तारक का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। अगर कर्म विस्तारक प्रयोग कर दिया जाए तो कर्म विस्तारक कर्म के पहले लिखा जाता है, लेकिन यदि क्रिया विस्तारक का प्रयोग किया जाए तो क्रिया विस्तारक का प्रयोग क्रिया से हम पहले करते हैं। आइए कुछ अशुद्ध शब्दों को समझें हम। जैसे अशुद्ध एक शब्द दिया गया है कि शुभम मीठा फल खाता है स्वाद लेकर। ठीक है, शुभम मीठा फल खाता है स्वाद लेकर। तो शुभम क्या हो गया, कर्ता हो गया, मीठा क्या हो गया, कर्म विस्तारक हो गया, और फल क्या हो गया, कर्म। तो आप देखते हैं कर्म से पहले कर्म विस्तारक तो प्रयोग हुआ है, लेकिन खाता है क्या, क्रिया है, और उसके आगे भी लिखा है कि स्वाद लेकर खाता है। स्वाद लेकर जो प्रयोग किया गया उसको कहते हैं क्रिया विस्तारक। तो अगर इसका शुद्ध वाक्य बनाएं तो क्या होगा, शुभम मीठा फल स्वाद लेकर खाता है, क्योंकि हमें क्रिया के पहले ही क्रिया विस्तारक का क्या करना है, प्रयोग करना है। अगला उदाहरण देखें, अशुद्ध वाक्य देखें कि शुभम फल खाता है मीठा। शुभम फल खाता है मीठा। ठीक है, तो मीठा क्या है, मीठा आपका कर्म विस्तारक है, तो कर्म विस्तारक का प्रयोग हम कर्म से पहले करेंगे, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा शुभम मीठा फल खाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आशा ये करते हैं कि अगला नियम भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे की बात करें तो यदि वाक्य में संबोधन कारक, ठीक है, एवं विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाए तो संबोधन कारक एवं विस्मयादि बोधक का प्रयोग हमेशा कर्ता से क्या करते हैं, पहले करते हैं। जैसे हाय, छी छी, ब्रेवो, ठीक है, वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये सब के कैसे कारक हैं, विस्मयादि बोधक कारक हैं। अगर एक अशुद्ध वाक्य देखें, जैसे मैं मर गया हाय, मैं मर गया हाय, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। अशुद्ध समझेंगे, फिर से एक उदाहरण लेंगे कि कितनी बुरी बात है छी, तो इसको हम कैसे कहेंगे, छी कितनी बुरी बात है, छी कितनी बुरी बात है। तो आप देख रहे हैं कर्ता के पहले ही क्या प्रयोग किया जा रहा है, विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जा रहा है। तो नियम ये कहता है कि विस्मयादि बोधक और संबोधन कारक का प्रयोग हम हमेशा कर्ता से क्या करते हैं, पहले करते हैं। अपवाद 3 की तरफ चलेंगे कि यदि प्रश्नवाचक पद वाक्य में प्रयोग किया जाए, किसी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक पद प्रयोग किया जाए, तब ऐसे प्रश्नवाचक पद, कुछ ऐसे प्रश्नवाचक पद होते हैं जो कर्ता से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अशुद्ध, एक शब्द अशुद्ध में ले, अशुद्ध वाक्य में, तो सौम्या ने क्या पढ़ाई की,
तो अगर इसका शुद्ध वाक्य बनाया जाएगा, शुद्ध वाक्य बनेगा, क्या सौम्या ने पढ़ाई की, क्या सौम्या ने पढ़ाई की। तो ये आपका शुद्ध वाक्य बना। आगे की ओर बात करें तो आगे की ओर अगर हम बात करेंगे तो अपवाद 4 क्या है कि यदि किसी वाक्य में प्रश्न का उत्तर देते समय यदि हाँ या नहीं का प्रयोग हो तो इनका प्रयोग, हाँ या नहीं का जो प्रयोग होगा वो कर्ता से पहले करते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य है मैंने हाँ पढ़ाई की, तो मैंने क्या है, कर्ता है, और हाँ या नहीं का प्रयोग कर्ता से पहले करना है। तो अगर शुद्ध वाक्य इसका बनाएं तो क्या बनेगा, हाँ मैंने पढ़ाई की, हाँ मैंने पढ़ाई की। अब अगर हम वाक्य शुद्धि में हैं, नियम नंबर 2 की बात करें कि यदि किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो जिसका एक कर्म सजीव हो और दूसरा कर्म निर्जीव हो, तो सजीव कर्म वाक्य में निर्जीव कर्म के पहले ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक वाक्य दिया गया है जो कि अशुद्ध है कि रीना ने मिठाई दी बीना को, रीना ने मिठाई दी बीना को। तो मिठाई क्या है, मुख्य कर्म है, और बीना क्या है, गौड़ कर्म है। तो हमने क्या कहा कि सजीव कर्म का प्रयोग पहले करेंगे और मुख्य कर्म निर्जीव कर्म का प्रयोग हम बाद में करेंगे। अगर इसका शुद्ध वाक्य बनाएं तो क्या बनेगा, रीना ने बीना को मिठाई दी, रीना ने बीना को मिठाई दी। यानी निर्जीव के पहले हमने किसका प्रयोग किया है, सजीव का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर 3 की बात करें कि अगर वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होने पर सजीव कर्म विभक्ति सहित प्रयोग हुआ हो तथा निर्जीव कर्म भी विभक्ति रहित प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या है कि सजीव कर्म के साथ अगर कोई विभक्ति लगी होगी तो सजीव कर्म के साथ विभक्ति पहले प्रयोग की जाएगी और निर्जीव कर्म के साथ निर्जीव कर्म की जो विभक्ति लगी होगी वो भी प्रयोग की जाएगी। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या है, सीता ने रामायण को पढ़ी, सीता ने रामायण को पढ़ी। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, सीता ने रामायण पढ़ी, सीता ने रामायण पढ़ी। ठीक है, यानी बात किसकी की गई कि सजीव जो है उसके साथ विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो निर्जीव है, रामायण निर्जीव है, तो इसके साथ कभी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा इसी में अशुद्ध वाक्य अगर समझा जाए कि सीता ने पैसे को दिया लक्ष्मण, तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, सीता ने लक्ष्मण को पैसे दिए। तो पैसे क्या है, पैसे आपका निर्जीव है, लेकिन लक्ष्मण कैसा है, लक्ष्मण आपका सजीव है। तो सजीव के साथ को का प्रयोग होगा, लेकिन निर्जीव के साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नियम नंबर 4 को अगर पढ़ें कि यदि वाक्य में कालवाचक एवं स्थानवाचक का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आगरा जो है स्थानवाचक है, ठीक है, और 7 बजे जो है कालवाचक है। अगर किसी वाक्य में ये दोनों वाचक प्रयोग किए जाएं, कालवाचक एवं स्थानवाचक, तो दोनों ही क्रिया विशेषण साथ में प्रयोग होता है। तो उस कंडीशन में कालचक्र विशेषण को स्थानवाचक विशेषण से हम पहले प्रयुक्त करेंगे, कालवाचक विशेषण को स्थानवाचक विशेषण से पहले प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया जाए, अशुद्ध वाक्य है हम आगरा 7 बजे जाएंगे। तो आगरा क्या है, स्थानवाचक, 7 बजे क्या है, कालवाचक। लेकिन आप देख रहे हैं स्थानवाचक के बाद कालवाचक का प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या करना है, स्थानवाचक के पहले कालवाचक का प्रयोग करना है। तो हम इसे ये ना लिख सकते हैं कि हम 7 बजे आगरा जाएंगे, हम 7 बजे आगरा जाएंगे। आगे की ओर बात करें, अशुद्ध वाक्य दिया गया है कि मैं वह और तुम सम अधिकारी बनेंगे। तो अगर इसका शुद्ध वाक्य बनाया जाए तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे स्टार्ट होगा, उत्तम पुरुष से स्टार्ट होगा। उत्तम पुरुष वह है, फिर मध्यम पुरुष तुम है, और प्रथम पुरुष क्या है, मैं है, तो सब अधिकारी बनेंगे। तो इस प्रकार से इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। आगे की ओर बात करें, नियम नंबर अगर 6 को देखें, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक पद का प्रयोग हो तो वह या तो कर्ता के पहले प्रयुक्त होगा या तो क्रिया के पहले प्रयुक्त होगा। इसके पहले आपने क्या किया देखा था उदाहरण में कि कर्ता के पहले प्रयोग किया जाता था, अब क्रिया के पहले प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण क्या होगा, क्या राधा विद्यालय जाएगी, क्या राधा विद्यालय जाएगी, और इसी का प्रयोग कर दें, राधा स्कूल क्यों नहीं गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्ता के पहले प्रयोग किया गया है और यहाँ पे क्रिया के पहले प्रयोग किया गया है।
क्यों गई, क्रिया के पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है। अपवाद क्या है, एक अपवाद भी देखें कि अगर प्रश्न में निषेधवाचक पद का प्रयोग हुआ हो और प्रश्नवाचक पद और क्रिया के बीच निषेधवाचक का प्रयोग हुआ हो, साथ में क्वेश्चन प्रश्नवाचक पद भी हो और क्रिया भी हो, तो उस दशा में निषेधवाचक पद का प्रयोग हमेशा प्रश्नवाचक पद और क्रिया के बीच में करते हैं। ठीक है, जैसे बीच में करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलें नियम 7 की ओर। यदि किसी वाक्य में योग्यता एवं उपाधि का प्रयोग हो तो उपाधि सदैव नाम से पहले तथा योग्यता नाम के बाद प्रयोग की जाएगी। उपाधि जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाए। ठीक है। और योग्यता जैसे MBBS किया है, BTech किया है, तो ये सब योग्यता में आती है। तो उपाधि सबसे पहले डॉक्टर प्यारे मोहन, प्यारे मोहन नाम है तो नाम के पहले उपाधि का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद किसकी प्रयोग होगी, योग्यता की प्रयोग हो, योग्यता का प्रयोग होगा। तो MBBS क्या है, योग्यता है। ठीक है, योग्यता है। तो डॉक्टर प्यारे मोहन क्या है, MBBS हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा वाक्य है आपका, ये शुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। इस प्रकार से आपके वाक्य शुद्धि की जो ज़रूरत है, जो उपलब्ध जानकारी है, वो आपके सामने बता दी गई है। तो कृपया इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए ताकि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन आपके कभी गलत ना हो। इसी के साथ अगर ये चैनल ROARO में आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड हो सकेगा और आपके पास जल्दी से उसका नोटिफिकेशन जा सकेगा। इस प्रकार से इस परिवार में इस समय हम क्या लेते हैं, आपसे अल्प विराम लेते हैं। फिर से मिलेंगे और फिर नए चैप्टर की बात करेंगे। इस प्रकार से आपका ये पहला सेशन यहीं पर समाप्त होता है।